हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए हिंदी के 5 चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं। हिंदी के 5 चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं बेटा। आइए, 5 चैप्टर इन 1 क्लास, 5 in 1। ठीक है, आइए बेटा सीखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, पहला चैप्टर आप समझ रहे होंगे, जो शब्द समूह किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो क्या कह रहा, जो शब्द, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा बढ़िया तरीके की। ठीक है, उसमें आवाज और क्लियर आएगी। जो शब्द समूह यानी कि शब्दों का समूह यानी कि एक शब्द से ज्यादा शब्द किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी बात पूरी कह देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे पद कहते हैं? नहीं बेटा। शब्द जैसे राम बाजार जाता है, तो ये अपने आप में एक पूर्ण बात कह रहे हैं। 4 शब्द मिलके अपने आप में एक पूरी बात कह रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इनसे क्या बनता है बेटा? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? ये गलत हो गया, ये भी, और इसका बी ऑप्शन सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया भैया। शब्दों का समूह जो अपने भाव और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो पहला क्वेश्चन सब बच्चों के समझ में आया। आगे चलते बेटा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्य के कितने अनिवार्य अंग होते हैं? तो कोई बच्चा बताएगा वाक्य के कितने अनिवार्य अंग होते हैं बेटा? हाँ बेटा, कमेंट करिए। एक मोबाइल में मुझे चला के दे दीजिए जिससे बच्चों की कमेंट में पढ़ के समझ सकूं। वाक्य के कितने अनिवार्य अंग होते हैं? तो बेटा 2 अनिवार्य अंग होते। कितने? 2 अंग होते। कौन सा? एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जैसे यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। अभी मैंने लिखा था राम बाजार जाता है। इसमें उद्देश्य क्या है? राम है। तो जिसके बारे में बात कही गई है वो क्या हो गया? उद्देश्य। और बाकी जो भी बात कही गई है वो हो गई विधेय। तो एक सरल वाक्य में, एक वाक्य अगर कोई सरल वाक्य है तो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे बेटा लाइक भी कर दें वीडियो को। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू। ठीक है, एक वाक्य में एक विधेय, अगर एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य और एक विधेय, तो इसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। क्या कहते हैं? तो वाक्य के कितने अनिवार्य अंग हैं बेटा? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। इसके कितने हैं? 2। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या क्या है ये भी पता पड़ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे 50 क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूं बेटा मैं आपके सामने। आपको कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? विधानवाचक। अभी मैंने आपको बताया विधानवाचक वाक्य को ही कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। विधानवाचक वाक्य को ही सरल वाक्य भी कहते हैं। और किसको कहते हैं विधानवाचक भैया? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। एक विधेय हो। ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब जरा देखते हैं, क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? वह विद्यालय जाता है। तुम विद्यालय जाओ और काश मैं विद्यालय जाता। पहचानना कौन सा हमें? विधानवाचक यानी कि सरल वाक्य। सरल वाक्य। अब आप एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या तुम बाजार जाते हो ये प्रश्नवाचक है या नहीं है?
तो अगर ये पहचानने के लिए आपको आ जाए पेपर में तो क्या कहोगे? पिर्सन वाचक। पिर्सन वाचक क्या कहोगे इसे? पिर्सन वाचक। वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य। और यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। वह क्या हो गया हमारा? उद्देश्य, विद्यालय जाता है, ठीक है, तुम विद्यालय जाओ, ये हो गया आज्ञावाचक। आज्ञा दे रहा है ना, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। जिसमें आदेश दिया जाए वो वाक्य कौन सा होता है भैया? और एग्जांपल बताओ, पेपर में यही थोड़ी आएगा। देखो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, कृपया दरवाजा बंद कर दो, ये सारे हो गए आज्ञावाचक। ठीक है, समझ में आई बिल्कुल ही। पिर्सनवाचक तो पहचान ही पा रहे हो, सरल वाक्य भी पहचान पा रहे हो। काश मैं विद्यालय जाता, जिसमें भी विस्मयादि बोधक आ जाए वो क्या होगा? विस्मयादि बोधक। कैसा वाक्य होगा वो? विस्मयादि बोधक। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? है ना। और हमसे पूछा विधान वाचक या सरल वाक्य, तो कौन सा हो गया? है ना। लेकिन मैं आपको सारी चीजें साथ के साथ पहचानता हुआ चल रहा हूं। पता पड़ी वहां पे आप इसे गलती करिए। क्या तुम विद्यालय जाते हो? प्रश्नवाचक, है ना। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया भैया, आगे चलते हैं। आज वर्षा होगी। देखो बेटा, इसे भी लेते हैं बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं। देखो, पहली बात ये समझो जरा, वाक्य दो प्रकार के होते हैं बेटा। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर होते तीन, रचना के आधार पर होते तीन। कौन कौन से? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। और ऐसी दूसरी तरफ होता है बेटा प्रयोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होते बेटा 8। कितने होते हैं? 8। उसमें पहला सरल, दूसरा पिर्सनवाचक, पिर्सनवाचक। अब इससे पिछला क्वेश्चन भी जो था उसमें भी किधर की तरफ से पूछा था? प्रयोग वाली तरफ से। तो जब इधर वाली तरफ से पूछा है तो इधर वाली तरफ से बताएंगे। तीसरा निषेध, जिसमें नहीं आता है। राम बाजार नहीं जाता है, निषेध। चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, अभी मैंने बताया सुख दुख आश्चर्य वाला, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि। ठीक है। पांचवा इच्छा, छठा आज्ञा, और सातवां संदेह, और आठवां संकेत। इन आठों को एक बार प्रयोग करता हूं मैं। सरल वाक्य अभी मैंने बताया, एक विधेय, एक उद्देश्य है। प्रश्नवाचक जिसमें क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो। निषेध, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, गीता नहीं नाचती है, सीता सोती नहीं है। विस्मयादि बोधक, हाय मैं लुट गया, ये वाला जैसा भी आया था आपका, है ना, विस्मयादि बोधक वाला। इच्छा, किसी को आशीर्वाद देना, किसी के अच्छे की कामना करना, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो ये मेरी इच्छा है ना, भगवान करे तुम पास हो जाओ, ये मेरी इच्छा है। आज्ञा, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, दरवाजा बंद कर दो, कृपया बैठ जाओ, कृपया उठ जाओ। ठीक है, ये होती है आज्ञा। कृपया लगा के कह दे या डायरेक्ट कह दे। भाई तुमसे कोई छोटा है, अब हमें पापा जी से कहनी है अपने से दरवाजा बंद करने की, तो ऐसे कहेंगे पापा दरवाजा बंद कर दो, पापा जी दरवाजा बंद कर दो। और जब पापा हमसे कहेंगे तो अरे दरवाजा बंद कर दिए, तो उनकी ट्यून अलग होगी, हमारी ट्यून उनके प्रति तो है ना। लेकिन होगा क्या? आज्ञा, है ना। हाँ, संदेह मतलब शायद कोई है, बोतल में कुछ है, बैग में कुछ है, दरवाजे के पीछे कोई है ना। तो जहां डाउट हो, मामा जी आ गए होंगे, हम यहां क्लास ले रहे हैं, हमें क्या पता मामा जी आ गए, यहां बैठ के आइडिया लगा रहे हैं, मामा जी आ गए होंगे। ठीक है। संकेत, जिसमें शर्त आए, संकेत कहते हैं शर्त वाले को। अगर मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता, तो ये शर्त वाले। अगर मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता, अगर मैं 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन हाथ आ जाती। तो ट्रेन हाथ कब आती? जब पहली वाली शर्त पूरी होती, है ना। तो इसमें आती है शर्त।
आई बात समझ में? अब इनमें से ही हमसे छठवारा, पहला, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। देखो बेटा, विधानवाचक सिंपल को कहते हैं, संभावना वाचक मतलब जिसमें संभावना हो, निषेधवाचक जिसमें मना कर रहा हो काम को, नहीं, है ना, नहीं। तो नहीं वाला तो है ही नहीं है, तो डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया, बिल्कुल डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। संभावना वाचक ये होते काल में, ये वाक्य के काल में प्रयोग होता संभावना। वाक्य में कहीं संभावना है? आप ही बताओ जरा। पूछा क्या, किस प्रकार का वाक्य है? अगर काल कहता, काल, तो फिर संभावना में कैसा होता? शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। शायद लगाते हम संदेह वाले में भी हो जाता, शायद लगाएंगे संदेह वाला, लेकिन संभावना तो है ही नहीं वाक्य में। तो क्या जब संभावना नहीं है तो इस पर टिक करेंगे, है ना? विधानवाचक होता सिंपल, ठीक है, आज बारिश होगी, ठीक है, आज वर्षा होगी, और आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। सकती है तो मतलब हमें डाउट है, डाउट है तो संदेहवाचक होता, लेकिन क्या इसमें डाउट है? आज वर्षा होगी, कह रहे हैं हम आज वर्षा होगी, तो कौन सा हो गया? विधानवाचक। और आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो, तो हो जाता संदेहवाचक। तो इसमें कौन सा सही है बेटा? बी ऑप्शन सही है। ये वाला क्यों गलत है? संदेहवाचक दो तरीके से आ सकता, शायद आज वर्षा हो, आज वर्षा हो सकती है, तो कौन सा हो जाता? संदेह। आज वर्षा होगी सरल वाक्य, सरल वाक्य को कहते हैं विधानवाचक। संभावना तो वाक्य में होती नहीं, ये होती है काल में, है ना? निषेधात्मक नहीं आई नहीं रहा, नहीं आई नहीं रहा, तो कौन सा हो गया? बी। ये याद हो गया सारा, है ना? ये सब समझ में आया ना? इसी के छांटने से कितनी मदद मिल गई, समझ रहे हो आप? एक चार्ट सा याद होने से कितनी मदद मिल गई। तो इस तरीके की चीजों पे हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको समझा दिया, इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका। अभी मैंने आपको बताया था आप मत जाओ, ये क्या दे रहा है? इसका मतलब तो मैंने लग रहा क्या कह रहा है? ये आज्ञा दे रहा है, ये मत जाओ, है ना, आज्ञा। तो प्रश्नवाचक है क्या ये? नहीं भैया। विस्मयादि बोधक है क्या ये वाला? नहीं भैया, ये भी नहीं है। निषेध है क्या? नहीं वाला, ये भी नहीं है। क्या है बेटा? इच्छा, इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? मत जाओ, आज्ञावाचक। ऑप्शन सही कर लेना, कौन सा हो गया? ई ऑप्शन बना लो, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। अच्छा, यहां तो हमने ऑप्शन सही कर लिया, यहां तो हमने, हाँ बेटा, यहां तो ऑप्शन सही कर लिया। पेपर में तो ऑप्शन सही करने का भी मौका ना, तो बेटा पेपर में इन चारों में से जो आपको सही लगता, प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, विस्मयादिबोधक है ही नहीं, निषेध है ही नहीं, तो किस पे चले जाते? जैसे हमें कोई प्रिय होता तो हम उससे भी क्या कहते हैं? भगवान ही वो आज ना जावे, कैसे ही, है ना? हाँ, जैसा मौसी का लड़का आ जाओ, मामा का लड़का आ जाओ, और वो 2-3 दिन तुम्हारे साथ रहो, तो जब जाता तो कैसा दिल टूटे, बिल्कुल ऐसा लगे बस पता ना क्या जा रहा, आत्मा निकल के जा रही है। जब मैं अपने बड़े भैया से, मौसी के लड़के, इतना लगाव है, अब तो काम में लग गए, वो भी मैं भी, बात नहीं हो पाती, वरना तो ये समझ लो बस अलग हो ही ना पाए करे हम, ये वाली बात ही। तो कैसा लगता? तो यहां पे भी मत जाओ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दिल की इच्छा हो उसकी कि मत जाओ, वरना कौन से में है ये? आज्ञा में, ठीक है। यहां ऑप्शन में आज्ञा नहीं है, तो हम इसमें से किसको छांट सकते हैं? इच्छावाचक, क्योंकि वहां तो ऑप्शन नहीं मिलेगा बदलने का। भाई यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं, टीचर आपके पास है, आपको बताता चल रहा, वहां थोड़ी मौका मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब आपसे पूछ के देखो भाई, है ना, काश में पक्षी होता, काश, अब आप ही जरा समझना, काश मैं पक्षी होता, है ना, सुख दुख आश्चर्य वाली बात। इच्छा, संदेह, संकेत, संकेत वाले में आती है शर्त, है ना, फंस मत जाना। तो क्या हो गया बेटा? विस्मयादि बोधक। क्यों भैया? चिन्ह लग रहा, हमने तो चिन्ह से ही पहचान लिया, फिर आगे की जरूरत ही ना पड़ी। ये रहा लग रहा विस्मयादि बोधक का चिन्ह, इसलिए हमने पहचान लिया ये वाला, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन है, 10 5 चैप्टर करवाऊंगा, 5 के 10-10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक बताया था संकेत वाला, क्या बताया था? इसमें क्या आता, क्या आती है इसमें? शर्त, है ना। अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर मैं दौड़ता तो फर्स्ट आता,
तो इसमें भी तो शर्त है यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो सफल होना किस पे डिपेंड कर रहा है? परिश्रम करने पर। तो दूसरा पहले की शर्त पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा हो गया बेटा? संकेत। कहां पे संकेत? ये रहा सी वाला। तो संदेह नहीं, इच्छावाचक नहीं, तो कौन सा सही हो गया? सी। कौन सा सही हो गया? सी। आ रही है बात समझ में? नहीं? आगे चलते हैं। तो एक आध आप करके दिखाओगे जरा? अब 1 सेकंड में रोक लेता हूं इस पर जरा। आप पहले आप करो, आप भी कमेंट करिए बेटा जो समझ रहे हैं। हाँ बेटा प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए बेटा। आवाज सही नहीं आ रही। हाँ बेटा ओरिजिनल माइक रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ है बेटा, ठीक है? ऐसी काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है? मैं हाथ में ले लेता हूं। वह कितना सुंदर दृश्य है। अब आप ही बताएंगे सभी बच्चे। इससे पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करवाया था। तो बेटा इच्छावाचक, इच्छावाचक में होता सुख दुख आश्चर्य। जैसे भैया भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो ये कौन सा हो गया? इच्छावाचक। तो ऐसा तो है नहीं, नहीं भैया। विस्मयादि में ये चिन्ह आ रहा होगा और सुख दुख आश्चर्य, सुख दुख और आश्चर्य वाली बात हो रही होगी। अब आप ही बताओ यहां क्या हो रहा? वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम क्या इसमें है? आश्चर्य में। किसमें है? तो कौन सा हो गया इसके लिए? विस्मयादि बोधक। संकेतवाचक, सॉरी संदेहवाचक कैसा होता? अंदर कोई है, ये हो गया संदेह, तो ये भी नहीं है। प्रश्नवाचक, अंदर कौन है, अंदर कौन है, ये हो गया प्रश्नवाचक। तो विस्मयादि वाचक समझ। अब ये वाला कौन सा हुआ? वह वाला भैया विस्मयवाचक हुआ। कौन सा हुआ? विस्मयवाचक हुआ, बिल्कुल। वाक्य में उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? मैंने बताया था वाक्य में दो चीजें होती हैं। वाक्य में दो चीजें होती हैं, क्या क्या भैया? एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय। कमेंट करके बताइए बेटा जल्दी से। एक उद्देश्य एक विधेय। तो बताइए वाक्य में उद्देश्य का क्या मतलब है? क्रिया का विस्तार? नहीं। जिसके बारे में कुछ कहा गया है? बिल्कुल भैया, जिसके बारे में कुछ कहा गया उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो बात कही गई है उसे क्या कहते हैं? विधेय। तो जो कहा गया ये क्या हो गया? विधेय। तो हमसे विधेय पूछा, उद्देश्य, तो ये वाली बात गलत होगी, इसलिए ये वाली बात इसलिए गलत हो गई। तो कौन सा सही हो गया? बी। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? भैया बिल्कुल क्लियर। आगे चलिए। क्या राम आएगा? क्या राम आएगा? क्या राम आएगा और पीछे क्या लग रहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या इसमें सोचने की जरूरत है? कौन सा हो गया? डी। कौन सा हो गया? डी। ठीक है, क्लियर? अगर इसमें विधानवाचक होता राम आएगा, राम आएगा। निषेधवाचक राम नहीं आएगा। ठीक है बेटा? और इच्छावाचक काश राम आ जाए। ठीक है? और प्रश्नवाचक में क्या राम आएगा? तो ये तीनों तो हो गए गलत। और कौन सा सही हो गया बेटा? प्रश्नवाचक। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया भैया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था। रचना के आधार पे कितने प्रकार के? रचना के आधार पे 3 प्रकार के भैया। कौन कौन से बता दीजिए जरा भैया। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद? तो कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से भैया 3 भेद है? सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। आई बात समझ में या नहीं आई? आगे भैया जी। आज के लिए क्षमा चाहता हूं मेरे बच्चों, अभी माइक ऊपर रखा हुआ है, एक मेरे दिमाग से उतर गई ऊपर वाली डेस्क में, उसे चार्ज करके कल से उसे इस्तेमाल करूंगा। दोनों माइक ओरिजिनल हो जाएंगे, आपको आवाज क्लियर आएगी। आज के लिए माफ कर दो बस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 3। ठीक है, रचना के आधार पर बी ऑप्शन 3। राम आया और खाना खाया। तो बेटा आपको मैंने बताया था
जब भी दो वाक्य जुड़े हों तो वो संयुक्त होंगे या मिश्रित होंगे। लेकिन मैंने कहा था अगर और से जुड़ा हो, और से, किंतु से, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा, अथवा, या, ठीक है, आदि ऐसे शब्दों से जुड़ा हो तो वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। क्लियर बेटा, पहचान पा रहे हो ना? आगे चलते हैं बेटा। जिस वाक्य में, ठीक है, फिर दोबारा सुनो, जिस वाक्य में एक प्रधान और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, एक पद प्रधान हो और दूसरा वाक्य क्या हो? आश्रित। आश्रित मतलब पहले एक वाक्य दूसरे पर आश्रित। तो जब आश्रित होता है तो कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य है। आश्रित होता है तो मिश्रित वाक्य है। तो मिश्र वाक्य ये रहा। आश्रित होता है मिश्र वाक्य में, है ना? बहुत। संयुक्त वाक्य में मिश्र आश्रित नहीं होता। वाक्य दो तो जुड़े हुए होते पर दोनों आश्रित नहीं होते एक दूसरे पर। आगे चलो मेरे बच्चों। वह लड़का जो कल आया था आज नहीं आया, किस प्रकार का वाक्य है? आप बताओ। अभी बताते हैं। वह लड़का जो कल आया था आज नहीं आया, आज नहीं आया, बताओ है बेटा? सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। निषेध वाला, निषेध में होता सिंपल, वह नहीं गया, वह उस मोहन खाना नहीं खाता है, रोता नहीं है। या तो ये या ये। कंफ्यूजन तो पहली बात, दो ऑप्शन तो आपको छांट ही देने सीधे सीधे, है ना? अच्छा भैया जी, क्या ये एक दूसरे पर आश्रित है? वह लड़का जो कल आया था आज नहीं आया, ठीक है, तो किससे जुड़ेगा? ये इन्वर्टेड कोमा लग रहा, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। हमने अभी किंतु परंतु ये रटा, अगर इसे जोड़ें, यहां इस चिन्ह को हटा के कोई शब्द इस्तेमाल करो। शब्द, कौन सा शब्द बेटर लगेगा यहां? वह लड़का जो कल आया था लेकिन आज नहीं आया, और लेकिन से कौन सा जुड़ता? आप ही बताओ जरा, कौन सा जुड़ता? संयुक्त, ठीक है, तो कौन सा जुड़ता? संयुक्त, ठीक है, लेकिन आज नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं। सरल वाक्य की मुख्य विशेषता क्या है? अभी बताया था मैंने, सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। दो क्रियाएं होती हैं? नहीं। अच्छा, दो क्रियाएं किसमें होती हैं? लगातार दो क्रिया। भैया कर्म वाच्य पहचानना हो, जब कर्म वाच्य, कर्म वाच्य, कर्म वाच्य में दो क्रिया लगातार आएंगी। कर्म वाच्य में दो क्रियाएं लगातार आएंगी, ठीक है बेटा। आगे चलिए। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, बिल्कुल भैया यही होता वाक्य में, सरल वाक्य में, है ना? सरल वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं, गलत। अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं, नहीं बेटा ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना खाऊंगा, सॉरी, खाना खाऊंगा। अब रचना के, देखो इसने क्लियर कह दिया। पहली बात तो रचना के आधार पर बताना। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? तीन। उन तीन में से ही बताना। दो वाक्यों से जुड़ के बना, कौन सा शब्द आ रहा? ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, ठीक है, आश्रित वाक्य भी नहीं है, क्योंकि मिश्र आश्रित वाक्य तो होता ही नहीं है कोई, है ना? जब ये पूछे आश्रित वाक्य, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, तब भी कौन सा होगा? मिश्र वाक्य, क्योंकि वाक्य तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। आश्रित वाक्य पढ़ाया क्या मैंने? नहीं पढ़ाया। आश्रित वाक्य किस में होता है? मिश्र वाक्य में। आश्रित वाक्य किस में होता है? मिश्र वाक्य में, ठीक है। यहां क्या आश्रित है मैंने बताया, इसलिए किस में आता है? इसलिए मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना खाऊंगा, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना खाऊंगा। अब आप ये बताइए इसलिए किस में होता है बेटा? हाँ मेरे पुराने बच्चों, देख लो दूसरी तरफ से, कमेंट करो जल्दी, किस में होता है? लकी सिंह, जो भी बच्चे जल्दी से कमेंट करो, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। जल्दी, किस में होता है बेटा? संयुक्त में। इसलिए किस में आता है? संयुक्त में। यही आपको चिन्ह जो है यही पेपर में निकलने के लिए हेल्प करेंगे। और
किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये किस में आते हैं? संयुक्त में। किस में आते हैं? संयुक्त में। क्योंकि किस प्रकार के में आता? देखो फिर आ गया, ये दो वाक्यों के बीच में आएगा तो आपको पहचानना है। देखो सरल वाक्य मतलब दो वाक्य होते ही नहीं, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब क्योंकि, ठीक है, क्योंकि किस में आता है? कुछ भी किस में आता है? क्योंकि मतलब मिश्रित को मैंने कह दिया कुछ भी तो संयुक्त में होएगा। आपका लिखा हुआ कहां है? कहां लिखा? तो फिर क्यों डर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहे हो भैया। क्योंकि किस में आता है? मिश्रित वाक्य में। अरे भैया लिखवाए हुए का फायदा क्या हुआ है जी? क्योंकि किस में आता है? मिश्रित। और नॉर्मल की भी आ जाए तो भी मिश्रित। किस में आएगा? मिश्रित वाक्य में। ऐसे डर रहे हैं। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का देखो, सरल, यहां राम आया और गया, कौन सा वाक्य है? संयुक्त, क्योंकि बीच में और से जुड़ रहे हैं, वो भी दो वाक्य है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या, राम और मोहन दिल्ली गए या दिल्ली जाते हैं, तो भैया इसमें भी और देख क्या कर देते? संयुक्त वाक्य। अबे भैया एक बात बताओ, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़ रहे होंगे, ना कि दो शब्द, और यहां पे क्या जुड़ रहे हैं? दो शब्द। तो यहां पे कौन सा? ये सरल वाक्य ही है। ये वाला कौन सा? सरल वाक्य है। लेकिन यहां पे जुड़ रहे हैं दो वाक्य। राम आया एक वाक्य, श्याम गया दो वाक्य। जब भी दो वाक्य और से जुड़ रहे होंगे, जब क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ओके। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो ये मैंने बताया था मिश्रित में। कैसा होता? मिश्रित में। क्यों भैया? एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है। जो मेहनत करता है, तो जो मेहनत करेगा वही सफल होएगा ना। तो सफल कब होएगा? जब मेहनत करेगा। तो एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है। आश्रित किसमें होता? मिश्रित में। हमें क्या चाहिए? सरल वाक्य। हमें क्या चाहिए? ये कौन सा हो गया? पहला संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा हो गया? सीता गाना गाती है, सरल वाक्य। सरल वाक्य। यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी हो, तो शर्त आ गई। फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा होगी। जब वर्षा होगी। और ऐसा किस में होता है? मिश्रित में। ऐसा किस में होता है? मिश्रित वाक्यों में, मिश्र वाक्यों में। तो बात समझ में आई? तो इसका आंसर सही कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन भैया सही हो गया। आगे चलिए। और, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सारे किस में आते हैं? पहली बात तो संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं ये आपस में। किसको जोड़ते हैं? संयुक्त वाक्य को। ये किस प्रकार के योजक हैं? यानी किस प्रकार के योजक है? समानाधिकरण। ये तो बेटा योजक के नाम दे दिए, ये चारों ही विकल्प गलत कर दिए इसने। कैसे योजक है ये? समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब, बोधक मतलब जो दो वाक्य को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक मतलब भैया देखो, जब आप अभी तो पढ़ रहे वाक्य, जब आप शब्द पढ़ेंगे तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के ऐसे आएगा। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 8। और प्रयोग के आधार पर शब्द भी 8 प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण, और उसके नीचे 4 जो होते हैं अव्यय, है ना। वो चारों कौन से हैं? उनमें से एक है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में प्रयोग करे जाते हैं। और, किंतु, परंतु, लेकिन, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द। तो किस प्रकार के योजक है ये? किस प्रकार के योजक है बेटा? समुच्चय बोधक। किस प्रकार के योजक है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ये इनके प्रकार है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। आगे चलते हैं। मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने पर आश्रित उपवाक्य किस में बदल जाता है? देखो, पहली बात तो एक बात समझो जरा। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जैसा करोगे
वैसा भरोगे। ठीक है, तो बेटा संज्ञा वाक्यांश क्या लेना देना संज्ञा से हमारा, मिश्र वाक्य, पदबंध क्या लेना देना, प्रधान उपवाक्य। हाँ, प्रधान उपवाक्य बन सकता है या संयुक्त उपवाक्य कर सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी बन सकता है। ठीक है, इसे आप चेक करके मुझे बताना कमेंट में, इसे आप चेक करके मुझे बताना, क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं और गलत पढ़ाने से बढ़िया ना पढ़ाना। तो इसे आप कमेंट करके मुझे बता देना क्वेश्चन नंबर 20 को, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। आगे चलते हैं बेटा, जिस क्रिया के साथ, देखो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म की, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। और ये क्या कह रहा, कर्म हो तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में कर्म होगा कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक। जिस वाक्य में कर्म होगा कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक। कैसी कहलाएगी, सकर्मक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कर्म होते, एक से ज्यादा कर्म होंगे तो द्विकर्मक। एक से ज्यादा कर्म है ना, लेकिन उसने ये कहा कि एक से ज्यादा है, उसने कहा बस कर्म हो, कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म होगा तो। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता खुद काम ना करके, कर्ता खुद काम ना करे, किसी और से कराए, किसी और से करवाए, काम खुद ना करके किसी और से करवाए, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। क्लियर बेटा, तो इसका आंसर हो गया बी, सकर्मक। आगे चलते हैं, राम सो रहा है, इसमें क्रिया किस प्रकार की है, चला ढूंढते हैं जरा, सकर्मक है या अकर्मक। तो भैया पहले सकर्मक अकर्मक के लिए एक बात ध्यान रखो, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको, यही है ना तीनों। क्रिया के साथ ये तीन शब्द लगा के देखने, तीन शब्द, अगर इनके जवाब मिल गए तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक। एक का जवाब मिला तो सकर्मक या एक सकर्मक, और दो के जवाब मिल गए इनमें से तो द्विकर्मक। अब जरा देखो, राम सो रहा है, इसमें क्रिया क्या है, रहा है ना, रहा है तो भैया खा रहा है, पी रहा है, सबके पीछे आवे, मेन क्रिया क्या, सो रहा है। तो पहला क्वेश्चन जोड़ेंगे, क्या सो रहा है, क्या, क्या सो रहा है, नहीं पता पड़ी। अच्छा, कभी कभी बच्चे क्या कह देते हैं, जैसे कौन सो रहा है, क्या की जगह बोल देते हैं कौन, तो पहली बात तो कौन नहीं बोलना है। चलो जी, क्या का जवाब हम राम भी मान ले, राम सो रहा है, तो बेटा राम यहां पे किसकी जगह आ रहा है, कर्ता की जगह, किसकी जगह, और कर्ता को कर्म कभी नहीं मान सकते, कर्ता को कभी भी कर्म नहीं मान सकते, कर्ता को कभी भी कर्म नहीं मान सकते। आई बात समझ में। तो बेटा क्या सो रहा है, जवाब मिला, किसे सो रहा है, जवाब मिला, किसको सो रहा है, जवाब मिला। अगर तीनों में से किसी का जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे चलते हैं भैया। द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं, अभी बताया मैंने, द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं, कितने कर्म होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, दो। कितने होते हैं, दो। भैया एक एग्जाम्पल लिख के दिखाओ तो माने, बिल्कुल, अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई। अब क्रिया क्या है, पढ़ाई। तो इसके साथ तीन शब्द जोड़ने की बात कही थी मैंने, क्या, किसे, किसको। है ना, तीन ही शब्द। तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाई। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, क्या पढ़ाई, तो पुस्तक पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई। एक का जवाब मिल गया, आप ही बताओ, एक का जवाब मिल गया नहीं। देखो बेटा बिलिंग कर रहा है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा क्या पढ़ाई समझ में आया, ठीक है, पुस्तक पढ़ाई। किसे पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई, किसको पढ़ाई,
एक साथ कितने क्वेश्चनों के जवाब मिल गए? एक साथ कितनों के मिल गए? दो। तो क्या बना बेटा? द्विकर्मक। तो द्विकर्मक में कितने कर्म होते हैं आप ही देख लो। अब दो आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी बता दिया। ठीक है, अब सही है। आगे चलिए। मां ने बच्चों को दूध पिलाया, यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक है। कर्मक तो फिर वही क्या, किसे और किसको। देखो, मां ने बच्चों को दूध पिलाया, पहला क्वेश्चन क्या पिलाया? दूध। तो एक का जवाब मिल गया। दूसरा किसे पिलाया? बच्चों को। दो के जवाब मिल गए। तो क्या होगी ये? पहली बात तो सकर्मक क्रिया, पर उसमें भी कौन सी वाली? द्विकर्मक। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन। क्या हो गया इसका? बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई भैया, आप समझाओ। ये जब अच्छे से कर पाओगे आप, मेरी प्लेलिस्ट में इनको पहले मैंने अच्छे से चैप्टर को समझाया हुआ है, आप उन्हें देखिए, उसके बाद यहां क्वेश्चंस लगाने इस टेस्ट को आइए, मजा आ जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। हंसना, रोना, सोना, जागना, ये किस प्रकार की क्रिया है? भैया ये तो अच्छे ने नहीं पढ़ाया, हमें कैसे पता पड़े? देखो, राम हंसता है, प्रैक्टिकली करके तो देख सकते हो। राम हंसता है, राम बहुत तेज तेज हंसता है। भाई सेंटेंस में तो बना के देख ही सको हो, हमें नहीं पता ये भैया कहां से क्वेश्चन आ गया। अब आप ही बताओ। अब देखो, क्या किसे बोल के देखे। हंसता है, क्या हंसता है? राम हंसता है, राम तो कर्म है, तो इसे तो मान ही नहीं सकते। करता है, कर्ता को तो कर्म मान नहीं सकते। क्या हंसता नहीं पता पड़ी, किसे हंसता नहीं पता पड़ी, तो क्या निकल के आया? अकर्मक। तो राम रोता है, तो रोना भी कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। तो ये कैसी क्रिया है भैया? अकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? ठीक है। हंसना, रोना, सोना, जागना आपको अकेले दे के भी पूछ सकता है। ये कैसे विकल्प बनाएगा? निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया पहचानो। एक में लिख देगा हंसना और तीन में लिख देगा सकर्मक क्रिया कोई सी। तो इन्हें आप सेंटेंस बना के भी देख सकते हैं। आज के बाद तो गलती नहीं होगी। ठीक है, समझ गए भाई? हमें ये पता नहीं पड़ी भैया, तुमने पढ़ाया नहीं हंसना, रोना, सोना, जागना किस प्रकार की क्रिया। ये क्वेश्चन तो पहली बार देखा। अरे हमने भी पहली बार ही देखा, लेकिन किस तरीके से एडजस्ट करना है समझ गए। तो कैसी क्रिया हो गई ये? अकर्मक। आगे चलते हैं बेटा। देना, लेना, मांगना, पूछना। आप बताओ, एक ही आदमी लेन देन कर सकता है क्या? लेन देन होता दो आदमियों में, तो ये क्या होगा? द्विकर्मक। द्विकर्मक, लेना देना मांगना पूछना। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मोहन सीता को पुस्तक दे देना। बन गया क्वेश्चंस। अभी तक तो हमें नहीं पता डायरेक्ट ये क्या चीज है, वैसे मैंने रटवा दिया। देना, लेना, मांगना, पूछना, ये कैसी है? द्विकर्मक। आज के बाद तो तुम याद कर लोगे इन चारों को, लेकिन भैया पेपर में अगर हमसे कुछ अलग पूछ ले तो कैसे करना है? मैंने भी तो देखो करा। मोहन सीता को पुस्तक दे देना, क्या किसे लिख लिए बेटा? दो। किसको? ठीक है, तो क्या देना, क्या दे देना? पुस्तक, एक क्रिया। किसे? सीता को। सीता कर्म है क्या? यहां कर्म कौन है? मोहन। सॉरी, कर्ता कौन है? मोहन। सीता को, तो दो कर्म पता पड़ गई। दो कर्म किसमें होते? द्विकर्मक। मैंने भी द्विकर्मक ही लगाया। तो भैया लेन देन पहली बात तो दो जने करें। जब मांगोगे तो एक मांगने वाला होगा, एक देने वाला। जब पूछोगे तो एक पूछने वाला होगा, एक जिससे पूछा जा रहा है। ट्रिक से तो ऐसे याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। लेन देन दो जने करेंगे आपस में। जब मांगेंगे तो एक से मांगेंगे, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला, एक पूछने वाला होगा और एक जिससे पूछा जा रहा है। लेकिन भैया अगर प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा दिखाओ जो हम पेपर में अटके ही ना, क्वेश्चन में फिट कर दो। और देखो इसके अलावा और बना नहीं सकते। मोहन दे देना, मोहन दे देना, ऐसा बोला जाए कभी सेंटेंस है? मोहन पुस्तक दे देना, फिर पूछोगे किसको दे देना, तो सेंटेंस पूरा बनेगा इस तरीके से फिट, है ना? क्लियर? याद रहेंगे अब तो, वैसे भी रट गए होंगे ट्रिक से भी, और मैंने क्वेश्चन के तरीके से भी आपको बता दिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? अभी आपको मैंने बताया था भैया, क्या किसे
किसको? अगर इन तीनों में से किसी के जवाब मिल रहे तो वो सकर्मक, नहीं मिल रहा तो अकर्मक। तो काल से नहीं, क्या किसे प्रश्न से, बिल्कुल प्रश्न के साथ ये जोड़ते हैं, वचन से नहीं, लिंग से नहीं। तो क्या ऑप्शन हो गया? क्या और किसे बोल के देखते हैं क्रिया के साथ, जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, सभी जुड़े रहो। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। सीता फूल तोड़ती है, यहां तोड़ती है किस प्रकार की क्रिया है? देखो बेटा, सीता फूल तोड़ती है, क्या तोड़ती है? आप ही बताओ, क्या लगा के तो देखेंगे, तोड़ती है। क्या जवाब मिला? फूल तोड़ती है। एक ही कर्म मिला, एक ही, तो कैसा हो गया? सकर्मक। कहां है सकर्मक? एक कर्मक समर्थ, सकर्मक है पर वो भी कैसा? एक कर्म वाला, एक कर्म वाला, दो कर्म नहीं है इसमें। अकर्मक तो है ही नहीं, प्रेरणार्थक है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भैया जी, आगे चलते हैं। 29, प्रेरणार्थक क्रिया से क्या अभिप्राय है? प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने बताया था जिसमें कर्ता खुद काम ना करे, कर्ता खुद काम ना करे, किसी दूसरे से काम कराए, दूसरे से काम कराए। जिसमें दो कर्म हो, नहीं, जिसमें दो कर्म होते उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक, है ना, उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक। कर्ता किसी अन्य को कार्य हेतु प्रेरित करे, बिल्कुल, कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी और को कार्य के लिए प्रेरित करता है। जिसमें कर्म ना हो, गलत है भाई, इससे क्या लेना था? जिसमें दो क्रिया एक साथ आए, ये क्या होता है? कर्म वाच्य। कर्म वाच्य। कर्म वाच्य की पहचान मैंने क्या बताई थी? जिसमें दो क्रिया एक साथ आए वो कर्म वाच्य। एक साथ बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, सीखते चलो। जिसमें दो क्रिया एक साथ आ जाए वो कर्म वाच्य। पढ़ना से प्रेरणार्थक क्रिया का रूप क्या होगा? पढ़ना। अब देखो, पढ़ाना है काय को होएगा? आप इसमें कहोगे किसी दूसरे आदमी से, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। राम ने माताजी से किताब पढ़वाई, करवा दिया दूसरे से काम, तो ये क्या हो गया? पढ़वाई। क्या हो गया? क्योंकि मैंने बताया था प्रेरणार्थक में कर्ता खुद काम नहीं करता, ठीक है, दूसरे से कराता, दूसरे से कराता, ठीक है, नहीं करता, नहीं करता। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत, ठीक है। पढ़वाई। क्लियर बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया भैया। वाच्य के कितने भेद होते हैं? ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई। वाच्य के कितने भेद होते हैं? बच्चे कह रहे हैं 3। भाई क्या डाउन हो गया है ना? अच्छा बेटा जल्दी से करते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 3। देखो जरा, पहला किरतवाच्य, किरतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। आगे चलते हैं बेटा। रमेश पत्र लिखता है, ये किस वाच्य का उदाहरण है? फिर दोबारा देखो बेटा, वाच्य की पहचान के लिए भी मैंने अभी 3 बचाए थे, उसमें कर्ता के साथ कौन सा क्वेश्चन लगा के देखोगे? कौन। और कर्म वाच्य में दो क्रिया एक साथ, दो क्रिया एक साथ आ रही होंगी, और एक शब्द लगा के देखेंगे के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? सॉरी, किसके द्वारा। और भाव वाला है ही, मुझसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। मुझे लग रहा आवाज शायद जा नहीं रही, इसमें क्या जा रही है? चलो देखते हैं। रमेश पत्र लिखता है, ये किस वाच्य का उदाहरण है? देखो, लिखता है पकड़ लिया, कौन लिखता है? रमेश, ठीक है। तो क्या हो गया? कर्तावाच्य। क्या हो गया? अब ये मत कहते ना पत्र लिखता है, ये तो सकर्मक अकर्मक में पहचानने क्या लिखता है ना? कौन लिखता है। यहां दो क्रिया एक साथ होनी चाहिए कर्म के लिए। क्या इसमें दो क्रिया है एक साथ? नहीं है। तो क्या कर्म वाच्य हो सकता है? वाच्य में आपको इतनी शानदार ट्रिक बता रहा हूं, कर्ता के साथ कौन लगा के देख लो, एक क्रिया होगी, एक क्रिया कर्ता में, किरतवाच्य में। कर्तावाच्य मतलब किरतवाच्य, है ना? कभी कंफ्यूज हो जाओ, किरतवाच्य।
और कर्म में दो क्रिया एक साथ होंगी, तो इसमें दो क्रिया नहीं है, तो कौन सा वाच्य हो गया? किरत वाच्य। किरत वाच्य, बहुत बढ़िया भैया। आगे चलते हैं। रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। अभी देखते हैं इसमें भी, देखो फिर वही बात आती है, लिखा जाता है। यहां क्या लिखा जाता है ये नहीं पूछते, कौन लिखा जाता है, नहीं मिल रहा। अच्छा अगर मैं यहां कहूं किसके द्वारा, किसके द्वारा, यही तो बोला था मैंने दूसरा क्वेश्चन, तो यहां मिल गया रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा, तो कौन सा वाच्य हो गया भैया? कर्म वाच्य। अच्छा दूसरी पहचान क्या थी कर्म वाच्य की? दो क्रिया एक साथ। लिखना एक क्रिया है या नहीं है ना? राम लिखता है और राम जाता है, दोनों अलग अलग क्रिया है नहीं है? जब दो क्रिया एक साथ आ रही हो तो कौन सा वाच्य है? जब दो क्रिया एक साथ आ रही हो कौन सा वाच्य है? जब दो क्रिया एक साथ आ रही हो कर्म वाच्य है। और जब किसके द्वारा का जवाब मिल जाए जब भी कर्म वाच्य है। किसके द्वारा लिखा जाता है? रमेश के द्वारा, रमेश के। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया। पहले वाले में रमेश पत्र लिखता है और रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। भाववाच्य का प्रयोग किस क्रिया के साथ होता है? भाववाच्य का देखो बेटा, सेंटेंस कैसे बनता? मुझसे खाया नहीं जाता। एक क्रिया दो क्रिया, ठीक है। तो द्विकर्मक के साथ तो आएगा नहीं, प्रेरणार्थक के साथ तो आएगा नहीं, या तो सकर्मक क्रिया के साथ आएगा या भाववाच्य अकर्मक क्रिया के साथ। मुझसे खाया नहीं जाता। अब हमें पहचानना सकर्मक या अकर्मक। कैसे पहचानते हैं हम? क्या, किसे, क्या जाता है जी? खाया नहीं जाता नहीं, क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, नहीं जवाब मिल रहा। तो भैया कैसी क्रिया के साथ आएगा? ये अकर्मक क्रिया के साथ, ठीक है। मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, तो कैसी क्रिया के साथ हो जाएगा? अकर्मक क्रिया के साथ। उससे उठा नहीं जाता, ठीक है। साफ पता पड़ रही है कौन सा है? भाववाच्य। और भाववाच्य में ज्यादातर कौन सा होगा? इसका मतलब अकर्मक। क्या होगा? अकर्मक। सकर्मक नहीं बन पाएगा, है ना। आगे चलते हैं बेटा। कर्म वाच्य में कर्ता के साथ कौन सा प्रसर्ग आता है? कर्म वाच्य में अभी मैंने बताया के द्वारा। कर्म कैसे पहचानेंगे? किसके द्वारा, है ना। अभी एक सेंटेंस भी था, आप वहां पे भी देख सकते हो, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, रमेश द्वारा, तो क्या आ रहा साथ? द्वारा, है ना। अभी करवाया था ना ये, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन उसने बस दूसरे शब्दों में पूछ लिया। कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में कर्ता के साथ कौन सा परासर्ग लगाते हैं? तो कर्म वाच्य में आता है द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा द्वारा? सी ऑप्शन हो गया, द्वारा। अच्छा से भी लगा सकते हैं, है ना, द्वारा या से, ठीक है भैया। क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन की। सेना ने शत्रु को मार डाला, इसे कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा? किसमें बदलना? कर्म वाच्य में। कर्म, तो कर्म वाच्य में दो क्रिया एक साथ आती हैं। कर्म वाच्य की पहचान क्या? दो क्रिया एक साथ, दो क्रिया ढूंढो। सेना है मारा गया, शत्रु सेना से मारा गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कर्म वाच्य में क्या आता? द्वारा या से, द्वारा या से। किसके साथ? कर्ता के साथ। किस में आ रहा जरा देखना, बी में आ रहा ना, से। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो कौन सा सही हो गया? एक साथ देखो कितनी चीजें जुड़ जाती हैं। समझ गए मैं क्यों थोड़ा सा इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना पड़ा डीपली। अब आप किसी भी क्वेश्चन में डर नहीं रहे, है ना। से सही पहचान लिया। आगे चलते हैं बेटा। किरतवाच्य में क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होता है? किरतवाच्य में, किरतवाच्य में तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता भैया? कर्ता पे, है ना, कर्ता पर भैया। क्रिया किस पर डिपेंड करती है? कर्ता पर। और कर्म वाच्य पर कर्म पर, और भाववाच्य में भाव पर। भाववाच्य में तो किरतवाच्य में कर्ता पर। कहां कर्ता? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अभी रुक जाओ बस, आप चालू कर दो चाहे, ठीक है। अभी मैं छोड़ रहा हूं बस। भाववाच्य में क्रिया सदा किस रूप में रहती है? अभी मैंने बताया था, पहली बात तो अकर्मक रहती है, अकर्मक, है ना, अकर्मक।
और दूसरी बात, पहली बात तो एक वचन में रहती है और पुल्लिंग में रहती है। कहां एक वचन पुल्लिंग, ये रहा बेटा, एक वचन पुल्लिंग, मुझसे, है ना, मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। एक ही आदमी की बात करता है नहीं करता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो कितने हैं वचन, एक, है ना। और वो भी कैसा कर रहा, पुल्लिंग के रूप में। किसके रूप में, तो बढ़िया क्वेश्चन है। भाववाच्य में क्रिया सदा, नया क्वेश्चन है ना, भाववाच्य में क्रिया सदा किस रूप में रहती है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में, एक वचन पुल्लिंग के रूप में। राम से पढ़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य में, सबको पता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, रहा नहीं जाता, क्या है, भाववाच्य, भाववाच्य। आगे चलते हैं भैया। समास के कितने मुख्य भेद हैं, देखो बेटा, समास के दो तरीके के हैं भैया। समास के मुख्य भेद है छह भेद है। और अगर पूछ ले पद प्रधानता के आधार पर, उत्तर पद उधर, ऐसे हैं 4 भेद, ठीक है। तो ये वाले कौन से, पद प्रधानता के आधार पर। लेकिन उसने पूछा समास के कितने मुख्य भेद हैं, तो मुख्य भेद कितने हैं, 6। मुख्य भेद कितने हैं, 6, है ना। 4 भी इसका आंसर हो सकता है पद प्रधानता के आधार पर, है ना, क्योंकि तत्पुरुष के अंदर ही कर्मधारय को और द्विगु को गिना जाता। कर्मधारय को द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान किसमें होते हैं, तत्पुरुष में, द्विगु में और तत्पुरुष में। 3 में तो उत्तर पद प्रधान होता है भाई। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और पूरब पद प्रधान होता अवयवी में, और उत्तर पद प्रधान होते बाकी बचे तीनों में। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता और इसी के अंदर पढ़ा देते कर्मधारय को और द्विगु को। लेकिन ऐसा है नहीं, पेपर में तो अलग अलग भी आ सकता है। आगे चलते हैं बेटा। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो देखो समास को पहचानना, जब भी एक बात ध्यान रखना, तो इसके टुकड़े करो पहले, टुकड़े, राजा का पुत्र। और ये बात ध्यान रखना, समास 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से जब भी बीच में कारक आ जाए, कारक की विभक्ति, तो कारक किस में आता, तत्पुरुष समास में। कारक की विभक्ति आती है तत्पुरुष समास में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर एक तीसरा नया पद बनाते, तीसरा पद। जैसे भैया एग्जांपल के लिए त्रिनेत्र, 3 क्या हो गया, पूरब पद, नेत्र हो गया उत्तर पद, 2 पद मिलकर बनाएंगे शिव। त्रिनेत्र 3 है, नेत्र जिसके अर्थात शिव, और शिव से क्या बन गया, तीसरा शब्द। तो बहुब्रीहि में क्या है, 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे त्रिनेत्र, दशानन, 10 है शिव जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, है ना। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र भी खत्म, पानी भी खत्म, नया शब्द बन जाएगा अर्थात विष्णु जी, है ना। पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, तो क्या बन जाएगा, कृष्ण जी। तो बताओ 2 शब्दों से तीसरा शब्द बन जाता है, 2 शब्दों से तीसरा शब्द। बहुब्रीहि में, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, है ना। विलोम शब्द भी इसमें आते हैं, जैसे ऊपर नीचे, है ना। 2 शब्द जैसे राधा कृष्ण, तो सारे विलोम शब्द, ठीक है, सारे विलोम शब्द। और ऐसे शब्द जिन्हें जब टुकड़े करे जाए तो बीच में और या आए, और अथवा या आए। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, इधर उधर, इधर या उधर, है ना, आगे पीछे, आगे या पीछे। तो जब और आ रहा हो बीच में, या आ रहा हो बीच में, तो द्वंद्व समास। सारे विलोम शब्द द्वंद्व समास। तत्पुरुष, बीच में कारक आ रहा हो, कारक की विभक्ति, कारक की, जैसे ये आ रही विभक्ति, तो इसमें क्या आ रही थी बेटा, कारक की विभक्ति। कर्मधारय समास, एक पद दूसरे की विशेषता बताए। जैसे भैया लाल मणि, तो मणि की विशेषता बता दी कैसी है, लाल। मणि की विशेषता बता दी कैसी है, लाल मणि, है ना। तो जब एक पद दूसरे की विशेषता बताए, हमसे क्या पूछा, राजा का पुत्र, तो कौन सा हो गया बेटा, तत्पुरुष समास। ठीक है भैया जी, आगे चलते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, ठीक है। तो भैया एक तो द्विगु हो गया इसमें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चतुर्भुज किसको कहते हैं, 4 भुजा वाले अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी की भी तो 4 भुजा है, एक में शंख, एक में चक्र, एक तरफ नारायण की किताब सी, एक तरफ
चार चीजें हैं उनके हाथ में, है ना। तो चतुर्भुज, तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, दो शब्दों से मिलके तीसरा शब्द। भैया किस पर टिक करें? भैया ऑप्शन में द्विगु दे रखा तो द्विगु सही है, बहुब्रीहि दे रखा तो बहुब्रीहि, इसमें तो दोनों दे रखे, तो जब दोनों दे रखे हो तो बहुब्रीहि को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? बहुब्रीहि को। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? आगे चलते हैं बेटा, 7 क्वेश्चन और रह गए, करते हैं। देश विदेश आ गया विलोम शब्द, किसमें बताए विलोम शब्द मैंने? देश विदेश को कैसे तोड़ेंगे? देश और विदेश, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी। गिनती किसमें आती है भैया? द्विगु में, द्विगु, ठीक है। तो पंचवटी में द्विगु समास। पंचवटी में कहीं कहीं पंचवटी को बहुब्रीहि में भी गिना गया, उसे कॉलोनी के तौर पर तोड़ के, इतना डीपली अभी जरूरत नहीं है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देखो अच्छा नील कमल है, देखो नील कमल, कमल का रंग कैसा? नीला। खासियत बता दी, खासियत किसमें बताते हैं? कर्मधारय में। अच्छा अगर इसे मैं यहां पे ऐसे कह दूं नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, है ना, अर्थात शिव। और दो शब्दों से जब तीसरा शब्द मिल जाए तो कौन सा हो जाता? बहुब्रीहि। तब कौन सा हो जाता? ये बहुब्रीहि। आई बात समझ में? नहीं। लेकिन नील कमल में कौन सा? कर्मधारय। विशेषता बता रहा, अभी बताया था मैंने लाल मणि, तो मणि का विशेषता बताई थी, यहां कमल की विशेषता बता दी। यथाशक्ति, देखो जिस जब शब्द के आगे उपसर्ग आ रहा हो, उपसर्ग, और उपसर्ग में उपसर्ग के तौर पर पिरय, पिरती, यदा, कदा, भर, ए, अनु, ठीक है, आदि शब्द आए, ठीक है, आदि शब्द, और भी मैं भूल रहा हूं, आदि शब्द आए तो वो अवयवी समास होता है। तो यहां क्या रहा? यथाशक्ति, ठीक है। या शब्दों की रिपीटेशन हो रही हो, धीरे धीरे, एक से शब्द दो आ रहे हो लगातार, आगे आगे, धीरे धीरे, पीछे पीछे, तो इसमें भी कौन सा समास होता है? अवयवी समास होता है। बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल भैया। आगे चलिए, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में मुख्य अंतर क्या होता है? आइए जरा। पदों की संख्या, तीसरे पद की उपस्थिति, विभक्ति का प्रयोग, समास का विग्रह। देखो बेटा, विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है? आपको मैंने बताया था तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में, है ना। पदों की संख्या, पद, पदों की संख्या से हमें क्या लेना देना भैया? तीसरे पद की उपस्थिति किस में होती है? बहुब्रीहि में। कर्मधारय में तीसरे पद की उपस्थिति नहीं आती। समास का विग्रह तो हर जगह, हर उसमें समास में जरूरी है, विग्रह तो सब में करके देखना। तो तीसरे पद की उपस्थिति किसमें होती है? बहुब्रीहि में। दो पद से तीसरा पद और किसी समास में नहीं बनता, और किसी समास में नहीं बनता। यही बड़ा अंतर है बहुब्रीहि और कर्मधारय में। जैसे नील गगन, है ना, इसमें दो पद से तीसरा पद बनना नहीं, एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। नील विशेषता बता रहा गगन की, नीला है आकाश, लेकिन जैसे ही मैं कह दूंगा नीलकंठ शिव, तीसरा शब्द बन जाएगा। वही सबसे बड़ा अंतर है बहुब्रीहि में और कर्मधारय में। माता पिता में कौन सा समास है? आप ही बताओ, माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। तो कौन सा समास हो गया बेटा? द्वंद्व समास। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। दशानन में कौन सा समास है? दशानन मतलब 10 है सिर जिसके, 10 मतलब संख्या, आनन मतलब सर। वैसा संख्या जब भी आती है तो कौन सा समास होता है? द्विगु। लेकिन नहीं बेटा, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, है ना, रावण के तो 10 सिर है, और रावण ये रहा बहुब्रीहि समास। जब दो शब्द मिलके तीसरा शब्द बनाते तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बेटा आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे एक ही बात करूंगा, इस वीडियो को लाइक करेंगे,
और सभी बच्चे शेयर भी करेंगे बेटा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में नए टॉपिकों के साथ।